अभी तो क्वेश्चन किया है, मुझे बताइए। ओके, तो वीडियो देख लेना मेरा बेटा, अदरवाइज ना वो फिर पीछे हम जाते रहेंगे, ठीक है ना। ऑल राइट, सो वही डॉक्यूमेंट निकाल रहा हूँ और अब हम कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय circular flow of income in a closed economy and consider the extent to which it changes when economy becomes an open economy. Right, जी? जी बेटे। श्योर। जी मेरा बेटा। हम्म। Macro में, like I told you in the messages as well in the group, I'm feeling a lot on ये जो आपका है government policies, either to control inflation or correct the current account deficit, something like that. और मुझे सेक्शन ए में एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसकी फीलिंग आ रही है। सेक्शन सी में इन्फ्लेशन कॉजेज, अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज, इस तरह की चीजें। ओके, वेलकम रे बेटा। सो एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम in a closed and an open economy. अच्छा, use appropriate diagram। ठीक हो गया जी। 8 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। आ, 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 बच्चा कोई और आ रहा है, मैं इनको एंटर कर दूं। राइट, तो अब जरा समझते रहिएगा इसको अच्छी तरह। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो कैसे फर्क होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, नॉलेज एंड एनालिसिस, नॉलेज के लिए आप, ठीक है, 3 सेक्टर। A closed economy has, नहीं होती, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी हैज 3 सेक्टर्स, नेमली, फिलहाल तो नहीं आया लेकिन आ सकता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा बस। यस, जैद शाह सुल्तान तलहा जदून, राइट जी, तलहा सुल्तान जदून। क्लोज्ड इकोनॉमी हैज 3 सेक्टर्स, नेमली households, firms and government। ठीक है, there are 2 injections in such an economy, which are which are कंजम्पशन सेपरेट इंजेक्शन नहीं है, उसको नहीं लिखना। इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, यस, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। थोड़ा सा एग्जाम में लिख सकते हैं आप लोग, इन्वेस्टमेंट इज व्हेन फर्म्स स्पेंड ऑन कैपिटल गुड्स, एक्सपेंशन एटसेट्रा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज यूजुअली इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एटसेट्रा। ठीक है, withdrawals are saving and taxes by government। ठीक हो गया।
Absolutely. How money and income circulate between different sectors of an economy. Simple. So उसके बाद मेरे बेटे इक्विलिब्रियम बताना होता है. Equilibrium in this economy will be where, yes, I plus G, investment plus government spending, are equal to savings plus taxes. अब हम एनालिसिस पे आ गए. मेरे ख्याल में तो सर्कुलर फ्लो इज वेरी इजी, राइट? जी जी, मैं वो नीचे वही बनाऊंगा. एनालिसिस मैंने करवाया, परसों ही करवाया गया इस पेपर में, वो जो इन्वेस्टमेंट के बारे में था. अच्छा, मैं उसके स्केच दे दूंगा, लेकिन इस तरह फिर हम मैक्रो पे ही रह जाएंगे, माइक्रो सारा छूट जाएगा बच्चों, ऐसे ना करो. ओके ओके. अब मैं इसको बाकी को छोड़ दूं कि जब ओपन इकोनॉमी बनेगी एक्सपोर्ट्स का इंजेक्शन ऐड हो जाएगा, इंपोर्ट्स का विड्रॉल ऐड हो जाएगा. ठीक है. और अब इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? जहां आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी प्लस एम, 6 मार्क्स. अब वो कहेगा जी किस हद तक चेंज होगा? इट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द इकोनॉमी. The more the country relies on external trade, the greater will be the change in circular flow of income. It will also depend on whether the balance of payment is in deficit or surplus. जी जी, वही एनालिसिस में इंटरनेशनल ट्रेड ऐड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा. फिर कितना चेंज आएगा डिपेंड करेगा कितनी इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे आप. ठीक है. क्लियर छोड़ दूं? जी जी. ओके, समझ आ गई. जी ऑलवेज मेक द कंप्लीट डायग्राम, क्योंकि उसने क्लोज एंड ओपन दोनों बात की है. अगर खाली क्लोज की बात करता तो देन यू डोंट नॉट नीड टू ऐड इंपोर्ट्स एंड स्टफ. इसके डायग्राम में मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों को क्यों मसला आ रहा है. इट्स वेरी वेरी सिंपल, लॉजिकल. इधर आ गए हाउस होल्ड्स, आ गई फर्म्स. जी बेटे. मैंने एनालिसिस लिखा नहीं है, लेकिन समझाता हूँ आपको. मैंने कहा when the economy becomes an open economy, another sector of international trade will be added. There'll be injection from exports sold abroad and withdrawals of circular flow of money for imports bought from abroad. Now the equilibrium will be where investment plus government spending plus exports are equal to withdrawals of savings plus taxes plus imports. और कितना चेंज आएगा इवैल्यूएशन में विल डिपेंड ऑन साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हाउ मच वी rely on international trade, as well as whether our current account was in deficit or surplus. समझ आ गया तमकनत? हाउस होल्ड्स ने दी जी फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उन्हीं की ओनरशिप होता है फ्री मार्केट में. उन्होंने फर्म्स को दी, फर्म्स ने उनसे बना के दी गुड्स एंड सर्विसेज. हाउस होल्ड्स ने पेमेंट्स की इन गुड्स एंड सर्विसेज की, जो फर्म्स के पास गई. फर्म्स ने रिवॉर्ड्स दिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के. क्या मसला है मेरे बच्चों, बताएं. हाँ, नहीं है. हाउस होल्ड ने दिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को. फर्म्स ने उनको यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, जो वापस बेची हाउस होल्ड्स को. एरोज फॉलो करो. हाउस होल्ड अभी टू सेक्टर है. पेमेंट्स दी फर्म्स को, फर्म्स ने उनको रिवॉर्ड्स दिए, लेकिन हाउस होल्ड कुछ पैसा सेव कर लेते हैं, जो कि बैंक्स के थ्रू वापस इन्वेस्टमेंट की शक्ल में फर्म्स को आ जाता है. अगर यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम है, वरना डिसइक्विलिब्रियम. अब थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट का ऐड हुआ, हाउस होल्ड ने टैक्स पे किए, वो टैक्स गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने फर्म्स को इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडीज वगैरह दे दी. अब मेरा बेटा, वो नहीं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सॉरी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई. अब अगर सेविंग्स प्लस टैक्सेस आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो इक्विलिब्रियम है, वरना डिसइक्विलिब्रियम. और अब आखिरी हम ऐड करते हैं अब ये क्लोज्ड इकोनॉमी का बन गया. अब हम ऐड करते हैं आखिरी सेक्टर ओपन इकोनॉमी का. हमें इंपोर्ट्स की
जो पैसा मुल्क से बाहर गया और वो थ्रू इंटरनेशनल सेक्टर वापस एक्सपोर्ट्स की शक्ल में हमारे पास पैसा आया और फर्म्स के पास चला गया वो। जी बेटे। गवर्नमेंट से ऊपर बैंक्स लिखा है मैंने। नहीं, बैंक्स लेंड कर रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ। सेविंग्स। ओके जी। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट। हाँ, राइट साइड पे मैं विड्रॉल्स लगाता हूं और यस, दैट्स व्हाट इट इज। इट्स वेरी वेरी सिंपल। It's the way money or incomes flow between various sectors of households. बनाने ही बनाने हैं। समझ आ गया बच्चों? ओके, एनीवन एनी क्वेश्चंस? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कुदरती आप लोगों का यहां पे आया हुआ है जो आपने कहा था। ये two countries each produce two products and wish to trade with each other. Explain the difference between principles of comparative and absolute advantage and consider the whether the principle of comparative advantage is more important influence with when each country is deciding whether to trade with each other. ठीक है। सबसे पहले absolute advantage is when a country can produce more of a good using same amount of resources compared to the other country. Clear हो गया? Absolute advantage is when a country can produce more units of a good with same resources than the other country. Whereas comparative advantage is when one country can produce at a lower opportunity cost than the other country. बेटे बेसिक डेफिनेशंस क्लियर हैं? एब्सोल्यूट, सेम नंबर ऑफ रिसोर्सेज में हम चीजें ज्यादा बना पा रहे हैं दूसरे कंट्री से। कंपैरेटिव, हम लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बना पा रहे हैं। राइट? अब जी, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज बोथ फॉर्म बेसिस ऑफ ट्रेड। Those countries which are most efficient in particular goods, for example, Switzerland in making watches, Japan and Germany in making cars, they tend to enjoy absolute advantage. Whereas the rest of the world, which are not the most efficient in a particular product, they trade on the base of comparative advantage. They specialize on the goods where they have lower opportunity cost or are less inefficient. समझ आ रही है बात? अब जी, 90% of world's trade is based on comparative advantage because only very few countries have absolute advantage in a particular good or service, which may be due to climatic conditions, labor quality, land quality, etc. ठीक है? So therefore, principle of comparative advantage is more important than absolute advantage for most of the countries. But those countries which have absolute advantage in particular products, they have more importance of absolute advantage in their trade. बच्चों समझ आया कि नहीं? पूरा? मैंने आखिरी लाइन ये बोली कि दुनिया की 90% ट्रेड कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस पे, क्योंकि ज्यादा कंट्रीज एक पर्टिकुलर गुड्स पे एफिशिएंट नहीं है मोस्ट दुनिया में। सिर्फ 10% इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर है। ठीक है? राइट? लिहाजा जो कंट्रीज किसी एक खास गुड पे फुली एफिशिएंट नहीं है, वो मेजॉरिटी कंट्रीज कंपैरेटिव एडवांटेज पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जिनको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है वो उसकी बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इट्स नॉट ऑलवेज के कंपैरेटिव एडवांटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिटरमिनिंग। होगा कंपैरेटिव की बेस पे होती है। यस, एट द एंड कंपैरेटिव की बेस पे ही होता है। समझ आ गई बात?
किसी को मसला आ रहा हो। कंपैरेटिव में ऐसे ही होता है, दोनों में वो लेस एफिशिएंट है, एक में कम इनएफिशिएंट है, वो उसमें स्पेशलाइज करेगा। दूसरा दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखता है, दोनों गुड्स में ज्यादा बेहतर है, लेकिन एक में रिलेटिवली कम बेहतर है और दूसरी में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, वो उस पर स्पेशलाइज करेगा। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन हियर? अब जी जी जी, क्या? मैं तो बार बार कह रहा हूं, यात्रा भी बहुत कम है। इसको चॉइस में छोड़े मेरे बच्चों। जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपको कितना आसान लग रहा होगा। पर सारा सब सिलेबस ही चोर्स में छोड़ दो, नहीं मेरा बेटा। वो कहता है एक्सप्लेन हाउ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन इज मेजर्ड एंड कंसिडर वेदर इट इज ऑलवेज एक्यूरेट। तो आप बोलेंगे वी यूज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टू मेजर द ईयर ऑन ईयर changes in price level in index form. It has various steps. वही करवा रहा हूँ, सुन लें, क्वेश्चन सुन लें दोबारा। एक्सप्लेन हाउ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इज मेजर्ड एंड कंसिडर वेदर दीज फिगर्स आर ऑलवेज एक्यूरेट। ओके, तो आप कहेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स which is a year on year changes in price level through index form. To measure inflation, बहुत थोड़ा सा हमने लिखना है। We create an imaginary basket of goods and services, give them weights according to expenditure of the family. बेटे प्लीज माइक्स बंद रखें। And then we create weighted index and calculate inflation. That's all. उसके बाद मेरे बच्चों, आपने सिर्फ स्टेप्स के नाम लिख देने। एक्यूरेसी इसकी डिपेंड करती है, इसके अंदर तीन तरह की बायस होती हैं। नंबर वन, सब्सटीट्यूशन बायस। लोग शायद एक पर्टिकुलर गुड से दूसरी पे स्विच कर चुके हों, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अभी वही पहली गुड शो हो रही है, तो उसका वेट गलत होगा और हम गलत इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह नॉवेल्टी बायस, सम टाइम कोई यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में आती है, अभी वो सीपीआई का हिस्सा नहीं बनती, एक दो साल लोग स्विच कर जाते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से उस यूनिक प्रोडक्ट की तरफ, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, तो बाय द टाइम वो सीपीआई बास्केट में आएगी तब तक गलत इन्फ्लेशन कैलकुलेट होगी। नंबर थर्ड इज क्वालिटी बायस। हाँ जी, वही है, वही है। हाँ हाँ, समटाइम्स प्राइसेस आर राइजिंग बट क्वालिटी इज राइजिंग इवन मोर। तो यहाँ पे भी सीपीआई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्वालिटी इतनी थी कि उसकी प्राइस नहीं बढ़ रही, कंज्यूमर्स को वो वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। सॉरी, इसलिए मैंने इतना इस पे काम नहीं करवाया। यस, दैट्स व्हाई। और आप लिख सकते हो जी, बेस ईयर सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, नॉर्मल ईयर नहीं मिलता। एवरेज फैमिली की डेफिनेशन पे बहस होती है कि कौन सी एवरेज है, बाय वेल्थ या बाय इनकम। सो द फिगर्स आर नॉट टोटली एक्यूरेट, बट दिस इज द बेस्ट मेथड अवेलेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू मेजर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। समझ आ गया बच्चों? कोई भी नहीं है उसमें, रिवेंटस वाले फैक्टर्स है ना। शॉर्ट रन में रिवेंटस वाले, लॉन्ग रन में उसके कंपोनेंट्स कोई नहीं है। ठीक है बेटे, वही शॉर्ट रन में रिवेंटस के फैक्टर्स की वजह से और लॉन्ग रन में पीपीसी शिफ्टिंग फैक्टर्स की वजह से, सप्लाई साइड पॉलिसीज। हर कंट्री की, यस, डेवलपिंग कंट्रीज की नेसेसिटीज को ज्यादा वेट होगा और डेवलप कर लग्जरीज को, लेकिन वो इसकी वीकनेस तो नहीं है ना, वो तो इसकी क्वालिटी है। हाँ, ये कह सकते हो कि सिर्फ मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं आप, रिच एंड पुअर की बास्केट नहीं होती। ठीक है। हाँ हाँ, रिच को आप इग्नोर करते हो इसमें, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ, यू गोना वेस्ट टाइम ऑन दीज टॉपिक्स और शैल आई गो टू माइक्रो नाउ? मुझे बताएं। अब बहुत हो गया, अब जरा माइक्रो पे जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एंड पे माइक्रो करोगे। जी 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 जी।
स्टेप्स बताने हैं बस आपने। ऐसा वैसे क्वेश्चन पूरा तो नहीं आया हुआ मेथड्स पे, बहुत पुराना आया हुआ है। 6 मार्क्स का तो यस आप बताएंगे। पहले हम इमेजिनरी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं जिसमें जो एवरेज फैमिली सब चीजें लेती है वो डालते हैं। फिर हम एक बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं जिसके साथ बाकी सालों की प्राइस कंपेयर करते हैं। फिर एक नॉर्मल करंट ईयर जो हमारा अभी का है। बेस ईयर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? नॉर्मल साल हो, ना बहुत इन्फ्लेशन हो, ना डिफ्लेशन, ना कोई इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो, ना कोई सैलाब वगैरह आए हो। फिर उसके बाद हम आइटम्स जो बास्केट में डाले उनको वेट्स के मुताबिक वैल्यू देते हैं और इंडेक्स नंबर असाइन करते हैं। जब वेटेड इंडेक्स बन जाती है तो हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं CPI 2 माइनस CPI 1 ओवर CPI 1 into 100 का फॉर्मूला यूज करके। CPI 2 करंट ईयर है, CPI 1 प्रीवियस ईयर है। वही न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू इंटू 100। समझ आ गया मेरे बच्चों? नहीं मेरा बेटा इसी में है। अच्छा, मुझे बताएं क्या इसका नाम है। मुझे सिर्फ ये बताएं करंट अकाउंट के चारों हिस्से याद हैं? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स एंड सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स। हाँ, तो अगर उस पे क्वेश्चन आए ज़रा हैंडल कर लीजिएगा। अब बड़े बड़े आसान से जल्दी से डिस्कस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ पीपीसी डायग्राम, एक्सप्लेन द टर्म्स स्कार्सिटी, चॉइस एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू व्हिच एवरी चॉइस हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम इसमें क्या करेंगे मेरे बच्चों? सबसे पहले एहतियातन पीपीसी को डिफाइन कर देंगे। A curve that shows all possible combinations of two goods an economy can produce using all its resources efficiently with a given state of technology. स्कार्सिटी दिखाने के लिए आप एक पॉइंट पीपीसी के बाहर लगा दोगे और कहो ये अनअटेनेबल है बट डिजायरेबल है, तो इट्स शोइंग पीपीसी हैज बिकम पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हम वहां तक नहीं जा सकते। इसी स्कार्सिटी के रिजल्ट में हम हर चीज अनलिमिटेड नहीं बना सकते, तो हमें चॉइस करनी पड़ती है। वी हैव टू चूज बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। चॉइस करते हैं तो हमें एक गुड ज्यादा बनाने के लिए दूसरी कम बनती है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है विच इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। 2 पॉइंट्स मैं एक बार आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि एक बार माइक्रो भी स्टार्ट किए तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जी मेरे बच्चों, अब ये देखिएगा। आम दोनों बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। उसने क्या कंसिडर के क्या हमेशा इक्वल होती है कि नहीं। स्पेस तो है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। ये देखिए जी, क्वेश्चन आ गया। जी अब ये क्या कह रहा है? सबसे पहले डिफाइन करते हैं एहतियातन। वैसे आपको मार्क्स मिल जाते हैं जैसे ही आप ड्रॉ करते हो, सारे मार्क्स ही इसके ड्राइंग और उसके बाद एक्सप्लेनेशन एनालिसिस बन जाती है। तो हम क्या करेंगे जी? अब बच्चों प्लीज प्राइस क्वांटिटी ना लेबल कर देना। 8 के 8 मार्क, आई स्वेयर 1 मार्क नहीं मिलेगा। गुड वाई, गुड एक्स, अनलेस उसने दो गुड्स बता दी हैं पीपीसी में। तो पहले वाला हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे, एक पॉइंट बाहर लगाओ। ये क्या शो कर रहा है? स्कार्सिटी। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम इसी पीपीसी के अंदर अंदर उसके ऊपर बनाते हैं। अभी ये हमारे लिए अनअटेनेबल है, अनलिमिटेड वांट्स शो कर रहा है, और लिमिटेड रिसोर्सेज पीपीसी पीपीएफ बन गया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अलबत्ता इसके रिजल्ट में हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं। पहले हम बी पॉइंट पे 10 और 12 इस तरह बना रहे थे। अब हमने रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया, ये लाजमी वर्ड बोलना है। ये 15 बन गई और ये सिर्फ 3 रह गई। टू मेक 3 ऑफ दीज वी हैड टू गिव अप 7 ऑफ दीज विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। अब मेरे बच्चों आप बताओगे सॉरी इसमें कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यस, if the PPC is shaped like this, then every choice will have constant opportunity cost because resources are homogeneous. Yes, resources are homogeneous, and producing more of one good will result in same amount of other goods given up. Yes, the opportunity cost same रहेगी जी मेरे बेटे। क्या?
क्या कह रहे हैं? बेटे दोबारा वो जो पीपीएफ का बच्चा पूछ रहा था वो मुझे क्वेश्चन बताओ। बेटे पीपीएफ मींस फ्रंटियर, बॉर्डर। ये सारा पाकिस्तान है, ये इंडिया में है, तो हम वहां नहीं जा सकते। हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसके मुताबिक हम इस लाइन के अंदर अंदर और इसके ऊपर जितना मर्जी चाहे बना लें। ये बाहर वाला पॉइंट हमारे लिए अनअटेनेबल है, अनलिमिटेड वांट शो कर रहा है और रिसोर्सेज स्कार्स हैं, तो पीपीसी अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की तरह हमें बता रहा है कि हम इतना नहीं बना सकते। मैं एक मिनट पहले बच्चे से पूछ लूं, आपको समझ आ गया बेटे? बॉय से पूछा था, ओके प्लीज डोंट बी शाय, पूछ लें। इंडिया नहीं बन गया अब मेरे बेटे, खुदा के लिए पीपीएफ बन। नहीं नहीं, अनअटेनेबल पॉइंट हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर है, ये हमारे फ्रंटियर से बाहर है, हमारी औकात से बाहर है, ये वो बस आपने लिखना है। वी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू मेक पॉइंट ए करंटली। समझ आ गया? जी बेटे जी। हाँ कि 3 ये बनाए 7 ये छोड़े। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट because it's a straight line PPC which is showing homogeneous या homogeneous resources which are equally efficient at both goods। उन्हें कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं करवानी पड़ती, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम रहती है। But in reality, PPC is outward bending, and with every reallocation of resources, we have to give up more and more of the other good। ये देखो, पहले मैंने 5 एक्स्ट्रा बनाने के लिए, ओप सॉरी, मैंने 5 एक्स्ट्रा बनाने के लिए ये 5 छोड़ी हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब सी पॉइंट पे जाऊंगा, थोड़े से और रिसोर्स एलोकेट करूंगा, ये 17 बनी और ये सिर्फ 2 रह गई। टू मेक 2 मोर आई हैड टू गिव अप 3। समझ आ गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी बढ़ती गई, इसलिए ये आउटवर्ड बेंड आता है रिसोर्स के साथ। हमेशा बढ़ती, हाँ, क्योंकि रिसोर्सेज दोनों कामों में इक्वली अच्छे नहीं है। कुछ लैंड्स फर्टाइल हैं, कुछ इनफर्टाइल हैं, कुछ लेबर एक काम कर सकती है, कुछ दूसरा, तो इसलिए उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लैंड को एडजस्ट करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। समझ आ गया बच्चों? नहीं आएगा। हाँ, मल्टी स्किलिंग कर दो, उनको ट्रेनिंग दे दो हर चीज पे, बट आएगा नहीं। राइट जी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, इसी बहाने एक बार रिवीजन कर लेते हैं। असेस वेदर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मार्केट इकोनॉमी इज ऑलवेज बेनिफिशियल। लेट्स डू इट थ्रू पॉइंट्स, क्योंकि ये इतना आसान टॉपिक है कि इवन वीकेस्ट बच्चा भी इसमें कुछ ना कुछ स्कोर कर जाता है। 4-5 से कम कभी बच्चे स्कोर नहीं करते। ऑल राइट जी, सो सबसे पहले वही बात, 8 मार्क नॉलेज एनालिसिस के। तो हाँ, अप टू 4 फॉर वाई, वाई गुड इन रिसोर्स एलोकेशन। तो मुझे बताएं जी, सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी, हमेशा मैं कहता हूँ हु ओन्स, हु कंट्रोल्स, व्हाट्स द मोटिव। यस, ठीक है, हाँ, और मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक हो गया। तो उसके बाद आप बताएंगे जी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्योंकि वो रिसोर्सेज को बड़ा लीस्ट कॉस्ट पे इस्तेमाल करेंगे। फिर जी क्वालिटी ज्यादा होगी, क्योंकि कंपटीशन है, वो इम्प्रेस करेंगे। पॉसिबली लोअर प्राइसेस भी। यस, चॉइस एंड कंज्यूमर सॉवरेंटी का वर्ड बोलना है। कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर इज द किंग इन फ्री मार्केट, उसको हर तरह की चीज मिलेगी, हाई क्वालिटी की, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू देयर डिमांड, टू डिमांड। तो बहुत जल्दी ये फर्म्स रिस्पॉन्ड करेंगी आपकी डिमांड के मुताबिक। ठीक है। अब जी, वाई नॉट एफिशिएंट, एक वर्ड सिर्फ, मार्केट फेलियर्स। अप टू 4, वाई नॉट गुड इन रिसोर्स एलोकेशन, मार्केट फेलियर्स सिंपली। तो आप कर देंगे मेरा बेटा, डीमेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स,
पब्लिक गुड्स सिरे से नहीं बनाते, सारे फीचर्स बताने हैं, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, नॉन राइवलरी, फ्री राइडर प्रॉब्लम, यस, मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन, उसके अलावा जी एक्सटर्नल कॉस्ट लाइक पोल्यूशन वगैरह। तो मोर देन आप, हाँ, बिल्कुल सही है, ये ए टू का था तो मैंने इसलिए उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा। एवैल्यूएशन 4 मार्क्स जी। Free market is to be preferred because of its efficiency, quality, and consumer sovereignty. However, when market fails, there are demerit goods, underproduced, merit goods, overproduced, no production of public goods, and external cost. Some level of government intervention is required. Hence, a mixed economy is the best method to allocate resources. समझ आ गया मेरे बेटा सबको? कमांड इकोनॉमी, ये असूलन वही है ना, डीमेरिट मेरिट गुड्स वगैरह की आप कमांड इकोनॉमी के रेफरेंस से बोल सकते हो। नो वरीज एट ऑल जी मेरा बेटा। हमेशा बेटे अपने एनालिसिस की बेस पे आपने बिल्ड करना है और फिर एक यूनिक पॉइंट ला के कंक्लूड करना है। गॉट इट? जी मुझे बताएं, समझ आ गया? सॉरी, प्लान्ड इकोनॉमी की? मेरे पहले उसके फायदे बताओगे, फिर नुकसान बताओगे, और उसके बाद आप बताएंगे कि जी प्लान्ड इकोनॉमी में ये वीकनेसेस हैं, इसलिए फ्री मार्केट को भी बीच में होना चाहिए और मिक्स्ड इकोनॉमी इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। जी, पॉसिबल प्राइसेस कम बिकॉज ऑफ कंपटीशन। अमूमन नहीं करते, ये क्वालिटी अच्छी होती है तो प्राइसेस भी ज्यादा करते हैं, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट फ्री मार्केट इकोनॉमी में रिड्यूस प्राइसेस टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंपटीशन। जी मेरा बेटा। करनी है पब्लिक गुड्स के केस में, यस। मेरिट डिमेरिट गुड्स में इंफॉर्मेशन फेलियर की बात करनी है, अच्छा सा ऐसे लिखें। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? कुछ पूछना है और? सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेटे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक गुड एंड अ प्राइवेट गुड, इकोनॉमिक गुड, 3 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले पब्लिक गुड्स आर excludable, non-excludable, means once they're provided, no one can be stopped from consumption. They're non-rivalrous. Consumption by one does not reduce the availability for others. This leads to free rider problem. और भी कर सकते हो, they're non-rejectable, non-marketable, ठीक है? Hence, price cannot be charged. Private goods, on the other hand, are excludable, हाँ, नॉन रिजेक्टेबल, नॉन मार्केटेबल। हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। फर्ज किया मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी से एग्री नहीं करता, मैं डिफेंस और स्ट्रीट लाइट्स का बेनिफिट लेने से इनकार नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। गॉट द पॉइंट? और इनकी मार्केटिंग भी नहीं की जा सकती क्योंकि प्राइस नहीं चार्ज हो सकती। अब जी प्राइवेट गुड्स ऑन दी अदर हैंड, अच्छा एक बात याद रखिएगा, बच्चे मेरिट गुड्स को पब्लिक गुड्स समझते हैं। मेरिट गुड्स आर अ प्राइवेट गुड, दे आर एक्सक्लूडेबल। आपने फीस नहीं दी, आपको क्लास नहीं लेने दी जाएगी। आप ज़्यादा बच्चे आ गए, रश हो गया, तो आज सीट्स कम होना शुरू हो जाएंगी। लम्स में क्यों एडमिशन नहीं मिलते? राइवलरी है। तो देर इज नो फ्री राइडर प्रॉब्लम, ओनली दोज हु पे विल बेनिफिट। इवन अगर गवर्नमेंट स्कूल लंचेस या एजुकेशन फ्री दे रही है, वो रहती प्राइवेट गुड्स ही हैं, वो कभी पब्लिक गुड्स नहीं बनती बिकॉज दे आर बाय नेचर एक्सक्लूडेबल एंड राइवल। समझ आ गई मेरे बेटा? और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो पैसे लेगी ना, तो फ्री राइड नहीं है उसमें। अब मेरे बच्चों, consider the extent to which a beach could be described as a public good. If it is a public beach, it is non-excludable. Everybody can enter, hence there is no ticket. It is public good. During the period when there is less rush, there is no one disturbing the other, there is no rivalry, it still remains a public good.
But if it was a private beach and there was some kind of entry charge or membership required to enter, this will become a private good. Also, when there is lot of rush on a public beach, benefit for initial consumer starts getting disturbed as more and more people enter the beach. As a result, space kam ho jati. As a result, rivalry starts to happen. To conclude, it is not a public good. It can never be classified as a pure public good. At max, it can be a quasi public good, QUASI, because it has characteristics of both private and public good. समझ आ गया मेरे बच्चों? मुझे सॉरी, बहुत तरीकों से हो सकता है, यस। तो जरूर लिखिए ना, रुक लिखिए लिखिए कि वहां राइवलरी नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी बेटे, पब्लिक गुड ये कभी नहीं बनेगा। quasi public good with characteristics of both public and private goods, QUASI। कैसे हो सकता है? हाँ, एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है इसमें, मानता हूँ, लेकिन राइवलरी है। जब बहुत रश पड़ जाता है, 14 अगस्त हो, ईद हो, पब्लिक बीचेस पे, तो इवन इफ इट इज अ ह्यूज बीच बेटे, स्टिल देयर विल बी सम लेवल ऑफ राइवलरी। जो प्राइम स्पॉट्स हैं अच्छे व्यूज वाले, वो खत्म हो जाएंगे। अब आप इकोनॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट जाके लिखना चाह रहे हो, अपने मार्क्स लूज करना चाह रहे हो, आई कैन नॉट हेल्प यू अंडरस्टैंड? बेटे, no matter what the size of the beach, there will be some rivalry. This is just an understood thing. प्राइम स्पॉट्स बीच के जो है ना, वो टेकन हो जाएंगे, आपका बेनिफिट काम हो जाएगा। आपको फिर शार्क्स वाले एरिया में स्विम करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? सो बी केयरफुल, डू नॉट गो अगेंस्ट द थ्योरी। हम्म। क्वेज़ाई पब्लिक गुड बच्चे, QUASI, they have characteristics of public and private good, QUASI। रोड्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, मोटरवेज भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, पब्लिक ब्रिजेस भी ऐसे ही। एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है। अगर टॉल बूथ्स हैं, आपको एंट्री का चार्ज है, तो वो प्राइवेट गुड बन गई। टॉल बूथ्स नहीं है तो वो पब्लिक रही, क्योंकि एक्सक्लूडिबिलिटी नहीं है। रश नहीं है तो वो आपकी पब्लिक गुड रही, क्योंकि राइवलरी नहीं है। लेकिन जब रश होना शुरू हो जाता है, आप सबकी स्पीड स्लो हो जाती है, आपका बेनिफिट कम होना शुरू हो जाता है, धुआं होना शुरू हो जाता है, आपके बेनिफिट कम होने से राइवलरी आ जाती है। गॉट द पॉइंट? प्लीज ध्यान में रख लें, चार प्योर पब्लिक गुड्स हैं: स्ट्रीट लाइट्स, लाइट हाउसेज, फ्लड डिफेंसेस एंड नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस, बस उन्हीं को आपने फुल पब्लिक गुड मानना है। डू नॉट मेक दिस। सॉरी। रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग एक जमाने तक, और अब भी इकोनॉमिक्स बुक्स कहती हैं कि यस, इसको कहा जा सकता है, लेकिन अब उसमें भी लाइसेंसिंग फी आ गई है, तो वो है नहीं है, प्योर नहीं है, लेकिन लिख सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन इज वेरी इजी। assess the extent to which a subsidy is likely to be the best method। ये वही है मेरा बेटा। हाँ, तो आपके ए1 में तो यही है। आपके ए1 में मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स तीन ही है, इसी पे आएगा। ना मोनोपोली है, ना एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट है। समझ रहे हैं समीर? तो ये क्वेश्चन जल्दी से जुबानी डिस्कस करते हैं। सब्सिडी को डिफाइन कर दीजिएगा, फिर 4 मार्क्स के लिए क्यों ये अच्छा मेथड है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। मेरिट गुड को डिफाइन करना है अच्छी तरह, एग्जांपल्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर देनी है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस्ड होती हैं फ्री मार्केट में, मार्केट फेल हो रही होती है। सब्सिडी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी मेरिट गुड्स की, और प्राइस कम होगी, जिससे पहले जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे हेल्थ एंड एजुकेशन, वो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, वो खुद भी वैक्सीनेशन लगवाएंगे, अपनी सर्जरीज करवाएंगे,
तो ये मार्केट फेलियर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सब्सिडीज पे कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। गवर्नमेंट अक्सर सही अमाउंट ऑफ सब्सिडी नहीं दे पाती, जिसकी वजह से अभी भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक नहीं होती, बजट कॉन्स्ट्रेंट भी होता है। सब्सिडी शायद सक्सेसफुल ना हो क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, डिमांड इन इलास्टिक होगी, राइट। इसके अलावा जी, अब हम जाएंगे दूसरा। हाँ, मिसयूज हो जाती है, इनएफिशिएंसी क्रिएट करती है, यस। उसके बाद जी, बेस्ट मेथड का वर्ड था तो हम कोई और मेथड करेंगे, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन कर दीजिएगा। इसमें स्टेप्स क्या करने हैं, पहले मीडिया चूज करो। गवर्नमेंट कैन यूज टीवी, न्यूज़पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड सोशल मीडिया टू कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन्स। सेमिनार्स कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, ग्रास रूट पे पोस्टर्स लगा सकते हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह। उसके रिजल्ट में लोगों को अवेयरनेस आएगी कि एजुकेशन हेल्थ केयर कितनी अच्छी है। करंट डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन फ्यूचर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि ये नज थ्योरी है, इसका इफेक्ट फ्यूचर में आता है। फिर उसके अलावा जी, जो है ये अवेयरनेस कैंपेन करने से जिन इलाकों में पहले कोई वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की अवेयरनेस नहीं थी कि भाई यहाँ पे मौजूद है, वो लोग भी लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अक्सर ये अवेयरनेस कैंपेन्स कॉस्टली हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इफेक्ट लॉन्ग रन में है। लोग सुन के इग्नोर कर देते हैं। दे आर टू इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी राइट नाउ, छोटे बच्चों के थ्रू, रादर देन मेकिंग देम स्टडी। या हेल्थ केयर के बारे में भी हम केयर नहीं करते, तो सीट बेल्ट, हेलमेट्स वगैरह हम यूज़ नहीं करते मेरिट गुड्स को। तो इसलिए शायद इजाफा ना हो शॉर्ट रन में। Evaluation may subsidy is useful in short run because it will have an immediate decline in price and greater consumption, but due to its inelastic nature of demand and extreme cost on government and inefficiency, awareness campaign साथ साथ चलानी चाहिए ताकि लॉन्ग रन में इफेक्ट आए और लोग मेरिट गुड्स को सही अमाउंट में कंज्यूम करें। इसका बिल्कुल वापस, बस दो ही बहुत है, लेकिन आप और करना चाहो तो मैक्सिमम प्राइस लगा दो, लॉज लगा दो कि लाजमी कंज्यूम करना है। वो भी सब्सिडी वाला काम करेगा, बिल्कुल ठीक है। ओके मेरा बेटा, अब ज़रा थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को एक बार देख लो ताकि कहीं एडिशनल क्वेश्चंस भी हम देखते रहे ना साथ साथ। ये आ गया है। ओके ओके ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी और अभी परसों करवाया मैंने, लेकिन चले कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, हमारी क्लास का कितना टाइम रह गया ताकि मैं एक दफ़ा डिटरमिन करूं कि हमें कैसे। ओके जी मेरा बेटा। नॉट एट ऑल, अनलेस गवर्नमेंट उनको पे करे। जी, ठेके देती हैं, पैसे पूरे देते हैं क्योंकि प्राइस चार्ज नहीं होती ना इनकी। तो अब लेट्स मूव ऑन। आप लोग इलास्टिसिटी पहले करना चाह रहे हो, ये भी फ्री मार्केट में नहीं। बेटे फ्री मार्केट का मुराद प्राइवेट सेक्टर है, अक्सर दुनिया में तो मिक्स्ड इकोनॉमीज है ना, कहीं भी फ्री मार्केट नहीं है रियलिटी को। प्योर फ्री मार्केट कहीं भी नहीं है। राइट जी, अब इस वक्त इकोनॉमिक्स पे इतराज करने की बजाय स्कोर लें, आप लोग बड़े गलत तरीके पे चल पड़े हैं। माशाल्लाह तैयारियां अच्छी हैं, जरा ओवर हो रहे हैं आप लोग। जी अब इलास्टिसिटी करवा दूं। चले पहले ये थर्ड क्वेश्चन इलास्टिसिटी का ही है, इसको देख लें जरा, और नीचे बफर स्टॉक का है, ये भी देख लें। एनीवेज जी, पहले ये करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे रुकते हैं और फिर वो कहेगा कंसिडर विच डिटर्मिनेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एस्टैब्लिशिंग द साइज यानी वैल्यू एंड साइन यानी नेगेटिव या पॉजिटिव ऑफ इट्स कोएफिशिएंट। 3 मार्क्स फॉर नॉलेज पहला आएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पे। It's a measure of responsiveness of quantity demanded of good A to a change in price of good B. Formula is percentage change in QD of good A divided by percentage change in price of good B. हमेशा क्वांटिटी ऊपर प्राइस नीचे, इनटू 100 नहीं करना। उसके बाद जी तीसरा मार्क मिलेगा, जब हम पॉजिटिव नेगेटिव स्टार्ट करेंगे वहीं से एनालिसिस भी हो जाएगा।
कौन सी गुड्स का पॉजिटिव कोएफिशिएंट होता है एक्सीडी में? हम्म Substitutes have a positive coefficient, positive relationship. When price of one rises, demand for other rises as consumers switch towards the cheaper substitutes. A good example would be coffee and tea. If price of coffee rises too much, some consumers will deflect and move towards tea. How much will be the size of coefficient here? Value will depend on how close these substitutes are. The closer the substitutes, the greater will be the cross elasticity of demand between them, greater than one. उसके बाद क्या चीज? हम करें एक कॉफी महंगी हुई, लोग टी पे चले जाएंगे, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा डिमांड का डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज दे कंसिडर कॉफी एंड टी. अगर उनको क्लोज सब्स्टिट्यूट कंसिडर करते हैं, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, एक्सीडी ग्रेटर देन वन होगी. लेकिन अगर उनको डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट मानते हैं, अब बेटे उसने दो चीजें पूछी है ना, साइज एंड साइन ऑफ कोएफिशिएंट. पहला कमेंट मेरा पॉजिटिव कोएफिशिएंट पे था कि एक गुड महंगी हुई, लोगों ने उसको कम खरीदा, उसके सब्स्टिट्यूट पे चले गए, उसकी डिमांड बढ़ गई. एक की प्राइस बढ़ी, दूसरे की डिमांड बढ़ी. कॉफी की प्राइस बढ़ी, टी की डिमांड बढ़ी. कितना साइज होगा कोएफिशिएंट का विल डिपेंड ऑन हाउ क्लोज कंज्यूमर्स कंसीडर देम एज सब्स्टिट्यूट्स. अगर उनको लगता है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो एक की प्राइस बढ़ने का दूसरे पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा डिमांड बढ़ने का. गॉट इट? ग्रेटर देन वन आएगा. यस और नो? अब नेगेटिव, कोई बच्चा समझा दो मुझे नेगेटिव इसी तरीके से पूरी डिटेल में. बोले बोले. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विद नेगेटिव कोएफिशिएंट. हाँ. हम्म. वेरी गुड, दैट्स व्हाट्स रिक्वायर्ड. वेरी नाइस, शाबाश. बिल्कुल ठीक है. सो नेगेटिव साइन विल बी फॉर complementary goods. For example, bat and ball, they are jointly demanded. So if price of bats increases, demand for cricket balls will fall. Since they're close complements, there'll be a greater change in demand for balls, and value of size of coefficient, yeah, value of coefficient will be greater than 1. But if they're distant substitutes, value will be less than 1. तो एंड पे हम लिखेंगे साइज इवैल्यूएशन में sign will always be positive for substitutes and negative for complements due to the nature of their relationship, whereas size will vary depending on how close the two products are, how consumers perceive them, how they're advertised and marketed. समझ आ गई मेरी बात? जी जी जी. अनरिलेटेड को यहाँ पे उसने पूछा ही नहीं है, तो जरूरत नहीं है. अगर बनाना चाहते हो तो यस, उसका वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ गुड ए और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ गुड बी अपवर्ड स्लोप होगा सब्स्टिट्यूट्स के लिए, और कॉम्प्लीमेंट्स के लिए नीचे स्लोप होगा. ठीक है. ट्रू 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 ट्रू. कर सकते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा आप मार्केटिंग कैंपेन अच्छी कर सकते हो, या नहीं, मार्केटिंग कैंपेन, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, ठीक है जी. इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट को मुसलसल क्वालिटी इंप्रूव करो, और कंज्यूमर्स को ये कन्वे करो कि मैंने ये क्वालिटी इंप्रूव की है. यही तरीके हैं, और कोई नहीं. जी जी बोले. ब्रांड इमेज वही एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बनेगा, बिल्कुल सही है. एडेड वैल्यू आर द फीचर्स, यस, व्हाई नॉट. बिल्कुल सही है. जी मेरे बच्चों, अब सॉरी. नो, इमीडिएटली अनदर क्लास. मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरा माइक्रो से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ. यही वाले जैसे ये है.
हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह की बात करेगा। बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। मैंने इसी में आपको इसी डॉक्यूमेंट में जब आपको भेजूंगा आप देखोगे, मैंने ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस, ये देखो, पीडी पीईएस, फिर एक्सीडी वाईडी, इन सब के क्वेश्चंस करवाए हैं अभी कल पता। क्या? हाँ, दोनों में है, A1 में भी है, A2 में भी है, तो यस दैट्स जस्ट क्वालिटी मोड। नहीं नहीं नहीं, आपको एड वैलोरम टैक्स नहीं आएगा, आपको स्पेसिफिक ही आएगा, बराबर शिफ्ट वाला। जी, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर आई क्लोज दिस क्लास एंड सेंड यू द लिंक इमीडिएटली? मैं थोड़ा सा माइक्रो पे और काम करवाना चाह रहा हूँ। डू वी हैव टाइम? डू वी हैव टाइम? मुझे बिल्कुल नहीं पता कितना टाइम रह गया, चलिए मैं बोलना शुरू करता हूँ। ओके ओके। प्राइस is the value consumers place on a product or what producers charge for a product. फ्री मार्केट इकोनॉमी आपको पता ही है, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइस चार फंक्शंस प्ले करती है। नंबर वन, रैशनिंग। When price rises, products go out of reach of rich people, of poor people and middle class, so the product is rationed to only rich class. Poor are rationed out. Next is G, signal. Rise in price becomes a signal for producers to earn higher profit. Hence, they start allocating more resources towards that product and make it more firms set up in that industry where the prices are rising. So resource allocation उसकी तरफ जाएगी। फिर जी, प्राइस चेंज ऑल्सो गिव्स इंसेंटिव टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, स्पेशली प्रोड्यूसर्स की बात कीजिएगा। rise in price is an incentive for producers to produce more as they can earn greater profit and make more क्या उसे कहते हैं, मार्केट शेयर अपना। एंड लास्टली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। राइज इन प्राइस जिस चीज़ की हो रही है उस तरफ रिसोर्सेज ज़्यादा एलोकेट होंगे और फर्म्स अपने दूसरी गुड्स से जिनकी प्राइस गिर रही है उससे रिसोर्सेज हटा के इधर लगाएंगे। अब इन सब का फायदा क्या हो रहा है, इफेक्टिवनेस क्या है? सारे सेम है, सारे सेम है राशनिंग को छोड़ के। अब उसके बाद मेरा बेटा, इसके फायदे क्या हो रहे हैं? शॉर्टेज सरप्लस रिमूव हो रहे हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी में, इक्विलिब्रियम्स खुद ही स्टैब्लिश हो रहे हैं। और क्या फायदा है और इंपॉर्टेंस है फ्री मार्केट इकोनॉमी में? बिकॉज ऑफ दीज फंक्शंस ऑफ प्राइस, रिसोर्सेज बड़े efficiently allocate हो रहे हैं towards the goods consumers most want, and they try to reduce the cost to attract consumers. So all of that leads to very efficient allocation of resources. कहाँ पे ये mechanism fail होता है? जहाँ पे demerit goods ज़्यादा बन रही हैं, merit goods कम बन रही हैं, public goods नहीं बन रही, monopolies exploit कर रही हैं और pollution हो रही है। समझ आ गया? आई नो वीव डन अ लॉट ऑफ वर्क, इवन आई एम टायर्ड राइट नाउ, लेकिन एक क्लास और करते हैं। मैं भी माइक्रो से फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाना है ऑन व्हाट्स इट कॉल्ड, मैक्सिमम मिनिमम प्राइस जुबानी डिस्कस कर लेंगे। इलास्टिसिटीज के यूजेज फॉर गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर्स हमने डिस्कस करने हैं, स्पेशली क्रॉस। किया तो है, पिछले छोटे सा डायग्राम बनाया था, अब कर लेते हैं, प्रॉपर वाला कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मैं भी ये बंद कर रहा हूँ और आपको नया लिंक भेज रहा हूँ। अभी आई एम सेविंग